अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 8 शुरू करने लगे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म रहेगा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज हम कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मूला भी ड्राइव किया था। आज की क्लास में देखेंगे कि उसका वेक्टर फॉर्म कैसे रहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में किस तरह से यूटिलाइज होता है, सिमिलरली नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट यहां पे क्या रहता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आर यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज के दरमियान में अगर आपको वो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोलेगा तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर के हमारा आज का लेक्चर रहेगा। साथ ही साथ इन टॉपिक से हमारे माजी में जिस तरह के सवालात पूछे गए हैं या बोर्ड लेवल पे या ई कैट एम डी कैट लेवल पे, तो वो भी सारे के सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो थोड़ी बहुत दुश्वारी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेके चलूं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, तो इससे कुछ डिस्टेंस r के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यहां सोर्स चार्ज रखा हुआ है और इससे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है वहां का डिस्टेंस r है, तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और ये हमने कहां से कैलकुलेट किया था? हमने कहा था भाई आप इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखो, वो टेस्ट चार्ज चुन्ना सा चार्ज अपने ऊपर जितनी ताकत लगती है महसूस करेगा, आप कहोगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। तो मेरा बेटा हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पॉइंट पर। और फिर हमने यहीं से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल देखे थे और कॉन्सेप्ट देखा था। फिर हमने मेरे बच्चे ये बात भी स्टैब्लिश की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये एक अदद वेक्टर क्वांटिटी होती है। बोला ठीक है सर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। फिर हमने इसकी डायरेक्शन भी तय की थी। मैंने कहा था कि अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो आप उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख के छोड़ दो। टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव करता हुआ जाएगा, आपने कहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। और टेस्ट चार्ज के बारे में हमने एक बात डिफाइन की थी कि टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक बहुत छोटा सा चार्ज होता है, छोटा भी इसके लिए बड़ा लफ्ज है, एक बहुत चुन्ना सा टीनी टाइनी सा चार्ज होता है जिसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल या इन्फिनिटेसिमल चार्ज कहते हैं। साथ मैंने ये भी कहा था कि इसकी खुद की फील्ड ना होने के बराबर होती है, बहुत छोटी सा चार्ज होता है, और ये हमेशा कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो कि एक टेस्ट चार्ज का होगा अगर आप उसे फील्ड के अंदर रखते हो। तो हमने देखा था कि मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहां पे एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और मैं इसके बराबर में एक टेस्ट चार्ज ला के रखता हूं, तो ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, गोया कि ये इसे अपने पास से दूर भगाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक कोई नेगेटिव सोर्स चार्ज है और मैं इससे कुछ फासले पर एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है, इससे पहले वाला क्या था, पॉजिटिव सोर्स चार्ज था। ये नेगेटिव सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, गोया कि ये टेस्ट चार्ज ऐसे सोर्स चार्ज की तरफ जाएगा। तो हमने यहां से देखा था कि किसी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज होती है। नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। बोला ठीक है। हमने कहा था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन है जो कि होगा ऑन अ पॉजिटिव चार्ज फोर्स का डायरेक्शन इफ इट इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर आपने किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में
एक पॉजिटिव चार्ज को रखा, मतलब एक चार्ज है, उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा, तो इस चार्ज की वजह से इस दूसरे चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज रखा, दूसरे चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सारी बातें हमने बहुत डिटेल से कर ली थी। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चलें। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ये चूंकि बहुत छोटा सा होता है, तो जहन में रखिएगा बास किताबों में इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन या जो फॉर्मूला होता है या डेफिनेशन होती है ना, वो ऐसे भी लिखी जाती है कि आपको कहता है कि ये जो टर्म है ना, ये सिर्फ बताने का मकसद ये है, देखो ये फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हो गया, ये फॉर्मूला यही वाला है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये जो लिमिट का साइन लगा हुआ होता है ना, या ये लिमिट ऑपरेटर लगा हुआ है, देखो ये लिमिट ऑपरेटर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो आपका टेस्ट चार्ज है ना, ये बहुत छोटा है, ये इतना छोटा है कि ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। और यही बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के आखिर में बताई भी थी कि टेस्ट चार्ज का छोटा होना जरूरी क्यों है, ताकि वो सराउंडिंग में दूसरे चार्ज की फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑल्टर ना कर सके। ये सारी बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। तो इस तरीके से भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा मिल सकता है, जो कि ये बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो, कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो बहुत एक छोटा सा चुन्ना सा चार्ज है। बोला ठीक है सर, चले शुरू करें। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। ठीक है सर, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, और नेगेटिव के लिए क्या होगी, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। और आसानी करके हमने कैसे याद रखा कि भाई किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपने एक टेस्ट चार्ज रखना है, जाके वो टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में अपने ऊपर ताकत लगती महसूस करेगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ओवर देयर। बोला ठीक है, चले आगे चलते हैं सर। अब देखो भाई साहब, अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम जब लिखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म, तो मैं कहूंगा जनाब KQ अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर कैप। अब सर ये क्या चीज है, देखो मेरे बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि हम लेक्चर नंबर 8 पर हैं, तो आपने कूलम्स लॉ के सारे लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने ये सारी बुनियादें आपको बताई हुई थी, तो मैं अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करूंगा। वेक्टर के पास रहती हैं दो चीजें, तो ये हो गई मेरा बेटा इसका मैग्नीट्यूड, और ये मेरे पास क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। ये आर कैप इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। बोला ठीक है सर, इतनी बात हमें भी समझ में आती है, आगे चलें। अब इसी आर कैप को मेरा बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर कैप बराबर है किसके, आर डिवाइडेड बाय आर के। बोला ठीक है सर, ये आर क्या चीज है, हमें पता है कि ये आर हमारे पास क्या है, ये आर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, ये आर हमारे पास क्या है, ये आर हमारे पास है पोजीशन वेक्टर, और नीचे वाला आर हमारे पास क्या है, डिस्टेंस। अब देखो मेरे बच्चे, जहां पे हमारे पास कॉल आई थी उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, ये आर हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या है, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है सर, समझ में आती है भाई, ये सारी बातें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए, ये हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ी थी। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहां पे एक कोई पॉइंट है 5 मीटर के फासले पे, अगर आपको मैं ऐसे लिख के दूं 5i कैप, ये मैंने आपको कहा ये है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, आपको बताना कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर कैसे जाओगे। पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली अ रेफरेंस वेक्टर जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में आपको हेल्प करता है। 5i कैप क्या कर रहा है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाने में आपको हेल्प कर रहा है, आपको दो चीजें बताएगा, कहां चलना है और कितना चलना है। कहां का आंसर आई कैप कर रहा है कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यू हैव टू मूव फ्रॉम द ओरिजिन, और कितने का आंसर ये 5 कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, कितना चलना है, किस डायरेक्शन में चलना है। बोला ठीक है सर, ये बात हमें भी याद आ गई, सही है। अब मेरा बेटा हम सीधा सीधा इसका एक सवाल लेते हैं, और सवाल मैंने अपने पास लिखा हुआ भी है, ये सवाल हमारे पास पास पेपर के अंदर आया हुआ है। आपको कहता क्या है, आपको कहता ये है कि जनाब आपके पास एक कोई चार्ज है, मिसाल के तौर पे गौर से सुनना मेरे सवाल को, आपको कहता है आपके पास एक कोई चार्ज है और उस चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है 2197 नैनो कूलम्स, ये वैल्यू एज इट इज प्रिंटेड फॉर्म में कि 2197 नैनो कूलम का एक चार्ज है जो कि आपने ओरिजिन पर रखा हुआ है। अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ इसका मतलब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको कह रहा है आपने, भाई जाहिर सी बात है अगर ये चार्ज रखा हुआ है,
ये तो मैंने ऐसे ही एक्स और वाई एक्सिस बनाया है, तो इससे परेशान नहीं हो जाना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे कि अगर मैंने चार्ज को ओरिजिन पे रखा हुआ है तो किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक रीजन होता है कि जिसके अंदर अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आएगी तो अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो इसके सराउंडिंग में भी ऐसे होगा। आपको कह रहा क्या है, आपको कह रहा ये है कि इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट है जिसका नाम उसने दिया हुआ है 3, 4, 12। एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ है 3, 4, 12। कह रहे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करो। ये एक सवाल है, इसी सवाल से हम वेक्टर फॉर्म का मजीद कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या कह रहे हैं जरा समझो इस बात को। यहां मान लो पहले ना कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड लो कि ये है क्या। मान लो आपके पास यहां पे एक कोई चार्ज रखा हुआ है, इसको आपने मान लिया ये ओरिजिन है। भाई इसके सराउंडिंग में ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, ऐसे मतलब ऐसे समझ लो ये एक बड़ा सा फुटबॉल है। ऐसे एक बड़ा सा क्या है, ये फुटबॉल है। ऐसे फुटबॉल होता है ना, बड़ा सा फुटबॉल है। इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है। अब इसके सराउंडिंग में हर तरफ क्या है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड है। बोला ठीक है। आप इससे कुछ फासले पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट की वैल्यू दी हुई है 3, 4, 12। यानी कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको एक्स पे चलना है 3, वाई पे चलना है 4, जेड पे चलना है 12। मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। तो ये पॉइंट कहां होगा, 3 मीटर इधर गए, 4 मीटर वाई पे गए, फिर 12 मीटर बाहर की तरफ गए, तो यहां कहीं वो पॉइंट है। ये ओरिजिन है जहां पे चार्ज रखा हुआ है, और इधर वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने को कहता है आपका एग्जामिनर। बोला ठीक है सर। फिर सुनो, 3 मीटर यहां गए, फिर 4 मीटर ऐसे गए, फिर 12 मीटर ऐसे गए, तो इधर से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। भाई ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, कह रहा है ऐसा वो कि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे है। आप इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके दोगे। देखो आपके पास इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो तो आपको सवाल में गिवन है। इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट ए है। तो आपको सवाल में ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो गिवन है। क्या गिवन है, 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 12k कैप। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कि इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने का रास्ता बताएगा। ठीक हो गया सर। बोला ठीक है सर। और दूसरी बात, अब जरा एक बात और समझो। जब मेरे बच्चे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालोगे ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है। देखो ये मैंने सबसे पहली चीज ये क्या करी है, ये क्या है, ये है एक पोजीशन वेक्टर जो इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पर लेके जा रहा है। बोला ठीक है सर, ये बात तो हमें भी समझ में आ रही है, कोई मसला नहीं है, यहां से यहां लेके जा रहा है। अब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी देखूं तो आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो इसके अलोंग हो, कोई लाजमी नहीं है। देखो अभी यहां पॉजिटिव चार्ज है, आहिस्ता आहिस्ता समझो। अभी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखता हूं तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को अपने पास से दूर भगाएगा। इसका मतलब आप कहोगे इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये बात समझ में आ रही होगी। इस पॉइंट पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका भी डायरेक्शन ऐसे ही होगा। सर कैसे पता चली ये बात, भाई टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ये खुद भी कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर मैं यहां पे टेस्ट चार्ज रखता हूं तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो भी ऐसे इस डायरेक्शन में लग रही होगी। बोला सर लग रही होगी। तो गोया कि इस केस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन है जो कि पोजीशन वेक्टर का है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई लाजमी नहीं है। अभी अगले सवाल में अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूंगा, सोचो अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूंगा तो पोजीशन वेक्टर तो यही है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्यों, अगर ये नेगेटिव होता, यहां टेस्ट चार्ज रखता तो ये नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाता, फोर्स ऐसे लगाता, गोया कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे होती। वरना आपने पढ़ा है नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज होती है। ये सब बातें जहन में रखनी है। खैर अब बताएं सर इस सवाल को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको पता है वेक्टर के पास रहती हैं मेरे बेटे दो चीजें, क्या क्या, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो हम पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको मैं कह देता हूं लेट्स से इक्वेशन 1। पहले मैं आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करा रहा हूं। ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये पार्ट आपके पास क्या है, डायरेक्शन है। तो अगर मैं आपको मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन की तरफ लेके जाऊं, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो देखो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 9 × 10⁻⁹। बोला ठीक है। Q की वैल्यू क्या दी हुई है,
2197 नैनो कूलम, नैनो का मतलब 10 पावर माइनस का 9 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? जहां चार्ज रखा हुआ है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां तक का डिस्टेंस। यहां चार्ज रखा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सर ये पॉइंट तो आपका स्पेस में लाई कर रहा है, तो आपने इसे प्लेन पे कैसे दिखाया हुआ है? अगर आपके किसी के जहन में सवाल आ रहा है, देखो ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, इसके ऊपर मैं स्पेस ड्रॉ नहीं कर सकता। देखो स्पेस क्या होता है, जिसमें 3 डायमेंशन इन्वॉल्व होती है, 1 2 3। ये पॉइंट एक्चुअल में यहां नहीं है, यहां कहीं है, क्योंकि यहां देखो अगर मान लो यहां पे चार्ज है तो ये पॉइंट यहां कहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे भी चलना पड़ रहा है, ऐसे भी चलना पड़ रहा है, ऐसे भी आना पड़ रहा है। 3 4 12, तो यहां कहीं है पॉइंट। लेकिन अब मैं यहां ड्रॉ तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहां तो व्हाइट बोर्ड नहीं है मेरे पास, तो मैंने यहां ड्रॉ किया। बोला ठीक है सर। अब ये मुझे कैसे चाहिए? ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आया हुआ है। अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, गौर से सुनना, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लूं, तो मैंने अभी यही बताया था, पोजीशन वेक्टर 2 चीजें बताता है, कितना चलना है, कहां चलना है, कहां का आंसर आई कैप कर रहा है और कितने का आंसर ये 5 कर रहा है। तो यहां पे ये जो मुझे कितने का आंसर मिलेगा, ये कैसे मिलेगा? इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई? √x² प्लस y² प्लस z²। आई के पीछे यहां x, जे के पीछे यहां y, के पीछे यहां z। तो आपने बोला सर 3 का स्क्वायर प्लस आपने बोला भाई 4 का स्क्वायर प्लस आपने बोला भाई यहां पे 12 का स्क्वायर। बोला ठीक है सर, सॉल्व कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144। बोला ठीक है सर। 144 प्लस 16 कितना है? 150, 160 और 9 ऐड कर लिया तो कितना हो गया ये? 169। 169 का रूट लिया, आंसर क्या आता है आपके पास? 13 आता है। गोया कि यहां पे आपके पास आ गया 13 मल्टीप्लाई बाय 13। बोला सही है सर, इतनी बात तो हमें भी समझ में आती है। ये हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। बोला चले सर आगे चलें, एक स्टेप और आगे बताएं। कैलकुलेट करो। 13 के टेबल से अगर काटता हूं इसको, 13 के टेबल में 9 तो नहीं आता, तो इसी को कैंसिल करते हैं। 13 के टेबल में 13 1 होता है 13, 21 में से 13 गया तो 7 और 1 8, 8 यहां पे आ गया। बोला ठीक है। 13 5 होता है 65, तो 13 6 कितना होगा? 13 6 हो जाएगा 78 और 13 7 हो जाएगा फिर 91। तो 13 6 आपके पास क्या हो गया? 78। 89 में से 78 को माइनस किया तो क्या बचा? 1 बचा ना। 89 मतलब हाँ 11 बच गया, 11 इधर आ गया। ये लिखा हुआ है 117। 13 के टेबल में 117 आता है, बिल्कुल आता है। 13 9 क्या होता है? 117। बोला ठीक है। अब देखो 13 1 और 13 क्या होता है? 169। आपके पास आंसर आ रहा है यहां पे मेरे बच्चे 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 10 की पावर माइनस का 9। बोला ठीक है। यहां पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 9 में से 9 गया, 10 पावर 0 बच गया। 10 पावर 0 कितना होता है? 1। और यहां पे आप 13 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 10 से 130 होता है, तो 13 9 से कितना हो जाएगा? 117। और यूनिट क्या आ गई? न्यूटन पर कूलम। अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता, अभी आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको डायरेक्शन अभी तक नहीं पता, तो उसकी आपने फिलहाल टेंशन नहीं लेनी। चलो अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर। चलिए सर जरा डायरेक्शन भी निकाल दें। जब आप डायरेक्शन पे जाते हो तो डायरेक्शन कैसे आएगा भाई? पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। सर कौन सा पोजीशन वेक्टर? ये बात ना अपनी कॉपी में बोल्ड करके लिख लेना। अभी इसके बाद एक सवाल मैंने और कराना है, तब थोड़ी सी रियलाइजेशन होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्ट्रांग होता जाएगा तब इस पॉइंट की रियलाइजेशन आपको ज्यादा होगी। यहां पर कौन सा पोजीशन वेक्टर आएगा? यहां पर पोजीशन वेक्टर आएगा, सुनना गौर से, यहां पर पोजीशन वेक्टर आएगा कहां से? जहां पर चार्ज रखा हुआ है वहां से लेकर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। बोला ठीक है। चले, जहां पर चार्ज रखा हुआ है और वहां से लेकर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखो चार्ज कहां रखा हुआ है? ये रखा हुआ। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? 3, 4, 12, यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 12k कैप। बोला सही है सर, समझ में आती है। अपॉन में आ जाओ। r इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, कितना आ रहा था भाई? 13 आ रहा था। यह आ गया, ये भी कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। इक्वेशन नंबर 1 में डालो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा।
इक्वेशन नंबर 1 में ला करके पुट करो। देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 117 मल्टीप्लाई बाय आर कैप की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ये आई है भाई 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 12k कैप। अपॉन में क्या आ गया भाई 13 आ गया। बोला सही है सर, समझ में आती है, आगे चलें। अब सॉल्व करना है, इस 13 को 117 से सॉल्व कर लो। 13 1 और 13 9 तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9 मल्टीप्लाई बाय 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 12k कैप। इसको ब्रैकेट के अंदर भेजो, क्या बनेगा 9 3 27i कैप प्लस 9 4 36j कैप प्लस 9 12 आपके पास क्या होता है भाई 108k कैप। ये मेरा बेटा आपके पास आ गई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। किसमें आई है, वेक्टर फॉर्म में। ये आई है आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में। कि मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है, डायरेक्शन भी पता चल रहा है। क्लियर है? इससे ना आप आखिर क्या कर रहे हो, जरा ना कॉन्सेप्ट का फील लो। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यानी कि अगर आपने यहां पे टेस्ट चार्ज को रखा तो उसके ऊपर कितनी ताकत लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये वही चीज है, ये बता रहा है अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज को रखते हो तो उसके ऊपर जो ताकत लग रही है उसकी वैल्यू 27 न्यूटन पर कूलम एक्स की डायरेक्शन में है, 36 न्यूटन पर कूलम वाई की डायरेक्शन में है, 108 न्यूटन पर कूलम जेड की डायरेक्शन में है। न्यूटन पर कूलम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया? मुझे पता है भी इसमें चीजें वेग हैं, काफी सारी चीजें आपको समझने में भी दुश्वारी है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कॉपी करो एज इट इज। और मैं एक सवाल और लिखता हूं, इसके बाद एक सवाल आपने करना है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास यही चार्ज नेगेटिव में होता, अब देखो क्या करते, सेम चार्ज अगर आपके पास नेगेटिव में होता तो आप देखो यहां पे समझो क्या होता मेरा बेटा, आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो अगेन यही वाला होता, यही होता। पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। बोला ठीक है, अगर मैं इसको अपना इनिशियल मान लूं, इसको फाइनल मान लूं, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है, ये बता रहा है इस इनिशियल से इस फाइनल तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो पता चला भाई 3 4 12 ऐसे चलना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अब इसके अलोंग नहीं होगा, इसके रिवर्स हो जाएगा। कैसे सर? बहुत सिंपल है, देखो ये नेगेटिव है। बोला सर नेगेटिव है, मुझे एक बात बताओ, हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टेस्ट चार्ज को रख के। इधर आपने निकालना है ना, आप इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज को रख दो। बोला रख दिया, ये टेस्ट चार्ज अगर छोड़ दूंगा कहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कहां जाएगा। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा, गोया ऐसे बोलेगा टेस्ट चार्ज बेटा इधर आ जा। तो गोया इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। बोला लग रही है सर। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा ना, वो भी इस वक्त इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। तो आपको नजर आ रहा है ये पोजीशन वेक्टर के मुकाबले में क्या है, रिवर्स है। तो इस केस के अंदर आप यहां पे आर कैप नहीं लिखोगे, आप यहां पे लिखोगे माइनस का आर कैप। बाकी सब सेम होगा, बाकी सब सेम होगा। आपने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही निकाला। अब आर कैप आपने बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे निकाला, बस एक माइनस साइन यहां पे आपने लाके लगा दिया। ये माइनस साइन क्यों लगाया है भाई, ये आर कैप क्या कर रहा है, सोचो। ये आर कैप क्या कर रहा है, ये आर कैप इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। और इसको आप निकाल कहां से रहे हो, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हो। ये आर कैप क्या कर रहा है, ई का डायरेक्शन बता रहा है। क्या आपका जो ई का डायरेक्शन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर है? नहीं, पोजीशन वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे है, तो इसका मतलब रिवर्स है। तो जो आर कैप आया है उसको आप उल्टा कर दोगे तो आपको ई का डायरेक्शन मिल जाएगा इस केस के अंदर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले केस के अंदर जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही आपका ई का डायरेक्शन होगा। नेगेटिव वाले केस में जो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज बीइंग कैलकुलेटेड, उसका रिवर्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। ये उसी बात को कहने का एक ज्यादा कह लो कि कॉम्प्लिकेटेड तरीका है कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज अवे एंड नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स। बोला ठीक है, सिंपल सी बात हो गई, सही है।
बस यहाँ पे माइनस आर कैप आएगा, सब कुछ सेम करते हुए जाओगे, आर कैप एज इट इज निकालोगे, जब यहाँ पे आओगे ना एक माइनस साइन लगा देना, जब इस माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको पता चलेगा इस वाले केस के अंदर जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है ना भाई साहब, वो इसका रिवर्स आ रही होगी, -27 आई कैप माइनस का 36 जे कैप माइनस का 108 के कैप, ऐसे करके रिवर्स आ रही होगी। बस सिंपल हो गया। चलो छापो, एक सवाल आपको और बताते हैं जो कि इसकी जनरलाइजेशन है। अब देखो मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं। मान लो हमारे पास ये अगेन हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बोला ठीक है सर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा पंजाब बोर्ड की किताब से। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस है, और ऐसे बाहर की तरफ कोई क्या होगा, जेड एक्सिस होगा। अब की बार आपका जो कह लो कि एग्जामिनर का ये पूछने का एक तरीका और है। अब की बार आपका जो चार्ज है ना वो ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ, यहां कहीं रखा हुआ है। मान लो इधर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया मिसाल के तौर पे ए, इधर रखा हुआ है, और इधर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आपने रख दिया भाई साहब बी। इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सवाल समझो जरा, यहां पे आपने चार्ज रखा हुआ है, बोला ठीक है सर, और इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को इवेल्युएट करना है। पहले क्या कर रहे थे, देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सोच के देखो। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां से यहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ए से बी की तरफ। अगर ये नेगेटिव है तो ऐसे होगा। बोला सर क्यों, भाई देख, अगर तुमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या तरीका है, टेस्ट चार्ज रखो। भाई टेस्ट चार्ज रखेगा, ये अगर पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो जो टेस्ट चार्ज है वो जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है उसी के अलोंग ऐसे मूव करता हुआ जाएगा। अगर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो तुम यहां टेस्ट चार्ज रखोगे तो जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग वो ऐसे जाएगा। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हो गया। अब की बार जो मैं पोजीशन वेक्टर डिफाइन करूंगा ना, मैं कहूंगा ये है मेरा पोजीशन वेक्टर, ये है मेरा पोजीशन वेक्टर। इसको मैंने कह दिया दिस इज पोजीशन वेक्टर आर ए बी। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी। इसमें भी देखो मैंने इनिशियल पर वही पॉइंट लिया है जहां पर चार्ज रखा है, और फाइनल पर वही पॉइंट लिया है जहां पे EFI निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसमें बहुत सारे टीचर्स एक तरह से और भी पढ़ाते हैं, वो भी सही है। वो ये कहते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए वो बेसिकली आर को फिक्स नहीं करते, वो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए आप यहां इनिशियल लो यहां फाइनल लो, नेगेटिव चार्ज के लिए यहां इनिशियल यहां फाइनल लो। वो बेसिकली आर की मदद से डायरेक्टली आपको डायरेक्शन निकालना बता रहे होते हैं। मैं कह रहा हूं इस पखराट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो हमेशा के लिए कि पोजीशन वेक्टर में आपका इनिशियल पॉइंट हमेशा वो रहना चाहिए जहां पे चार्ज रखा हुआ है, फाइनल पॉइंट हमेशा वो रहना चाहिए जहां पे आपने EFI निकालनी है। ठीक हो गया। तो आपको सर डायरेक्शन में फिर तो पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए तो उलट होती है, फिर क्या करेंगे, जैसे अभी बताया पॉजिटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन उसी पोजीशन वेक्टर के अलोंग आती है, नेगेटिव वाले केस के अंदर डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट आती है। बोला ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब देखो इधर तो मैं हमेशा ऐसे ही लूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है आर ए, बोला ठीक है सर ये एक पोजीशन वेक्टर है। ये मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने कह दिया आर बी। अब देखो सवाल वाला आपको ये देगा और ये देगा, ये नहीं देगा। सर ये कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। यही चीज हमने कूलम्स लॉ में भी पढ़ी थी, मैं फिर बता रहा हूं। आर ए बी कभी भी आपने निकालना हो क्या तरीका होता है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो मैं इनिशियल पे हमेशा कौन सा पॉइंट लेता हूं, वो पॉइंट जहां चार्ज रखा है, वो पॉइंट जहां चार्ज रखा है, मैं हमेशा इनिशियल वो पॉइंट लेता हूं। फाइनल में कौन सा लेता हूं, जहां ई निकालनी है, जहां ई निकालनी है। बोला ठीक है सर, अब तो मसला ही खत्म हो गया। तो आप क्या बोलोगे, फाइनल कौन सा है, ये, इनिशियल कौन सा है, ये। तो आप बोलोगे भाई ये हो जाएगा आर बी माइनस का आर ए, आर बी माइनस का आर। बोला सही है। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या बनेगा भाई, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और ये हो जाएगा मेरा यूनिट वेक्टर। बोला सही है सर। अगर ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ही होगी, नेगेटिव है तो उसके लिए ऐसे होगी। बोला ठीक है, और यहां पे ये भी लगा दिया, ये एरो है जो कि शो कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एक अदद वेक्टर क्वांटिटी है। बोला सही है सर। अच्छा आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, आर को मैं लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और से देखना जरा यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। बोला सर लिख सकते हैं बिल्कुल। ये क्या लिखे, ये क्या किया है मैंने ये पोजीशन वेक्टर निकाला है, ये वाला वेक्टर निकाला है, ये वाला।
और ये क्या चीज है, ये इसी वेक्टर का मॉड है, यानी कि इसी वेक्टर का डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का। और ये जो r है ये भी यही वाला डिस्टेंस होगा भाई। E इज इक्वल टू KQ/r² में r क्या होता है, जिस पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है वहां से लेके जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होता है। तो ये भी मतलब ये जो r है ये भी ये चीज होगी। तो देखो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं E बराबर होगा मेरे पास KQ डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं RB माइनस RA का ये हो जाएगा मेरे पास मॉड, ऊपर स्क्वायर आ गया, ये r की जगह पे लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय ये मेरे पास हो गया पोजीशन वेक्टर मेरा, ये सिंपल ब्रैकेट है, ना भी लिखो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये वैसे ही लिखा था ताकि अच्छा खूबसूरत थोड़ा लग रहा था। अपॉन में ये इसके पास क्या आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया। ये अगर आप नोट करोगे ना तो मेरे बच्चे ये वही चीज़ लिखी हुई है, ये आपका वही यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पीछे वाले सवाल में भी आपको मजेदार बताऊं तो आपने यही काम किया था, जो इससे पीछे वाला सवाल था उसमें भी हमने यही काम किया था। बस फर्क इतना था कि वहां पे आपका सोर्स चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ था और ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर क्या होता है 0,0,0। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ये बताता है कि आपको इनिशियल से फाइनल पे कैसे जाओगे। अगर ओरिजिन ही आपका इनिशियल है, क्योंकि हमेशा आपका ओरिजिन ही इनिशियल होता है और आपने जाना भी ओरिजिन पर ही है, तो वेक्टर क्या बना 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ रख के देखो 0i कैप 0j कैप 0k कैप, तो RB आ गया एज इट इज, ये भी खत्म, तो ये सी का मॉड आ गया। तो पीछे वाले सवाल में हमने यही तो किया था, RB कैप डिवाइडेड बाय RB कैप का मॉड, उसके अंदर B वो पॉइंट था जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, जिसको मैंने वहां पे A कहा हुआ था। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका, ठीक है। अब इसकी बेस पे भी एक सवाल आया हुआ है माजी में, वो सवाल मैं आपको करा रहा हूं, सवाल मेरे पास लिखा हुआ है, इतने हिस्से को कॉपी कर लो फिर हम करते हैं आगे, ठीक है मेरे बच्चे। मैंने आपको पहले भी एक बार क्लैरिफाई किया था, मैं फिर यहाँ पे बता देता हूँ कि ये वाला टॉपिक आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर को फॉलो करते हुए नहीं आ रहे। हमने कूलम्स लॉ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेस बनाई थी, बहुत अच्छे से बातचीत की थी सारी की सारी, तो ये मसला आपको करेगा अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को फॉलो करते हुए नहीं आ रहे, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, ये जो सवाल है हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता क्या है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसेंटली। ये आपके पास सवाल आया हुआ है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस प्यास 2023 की रिक्रिएशन का सवाल है। कहता क्या है कि आपके पास एक चार्ज है और आपको वो चार्ज दिया हुआ है, इधर कोई पॉइंट है ऐसे, ठीक है। इसको हमने पोजीशन वेक्टर RA कह दिया, बोला ठीक है सर RA कह दिया, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आपको इसने दे दिया कि भाई साहब एक चार्ज है Q, बोला सही है, और इसकी वैल्यू आपको दे दी 2744 नैनो कूलम। ये किसकी वैल्यू आपको दी हुई है, ये इस चार्ज की वैल्यू दी हुई है, ये जो रखा हुआ है, साइन कोई नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, बोला ठीक है। आपको कहता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर भी आपको दिया हुआ था भाई साहब, वो था 1, 2, 3 ये था। और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है वो भी आपको दे दिया भाई साहब उसने, और वो इसने दे दिया आपको 5, 8, 15, ये आपको दे दिया 5, 8, 15, ये सवाल है, ठीक है। आपको उस सवाल में लिख के दिया हुआ था, डायग्राम भी बनी हुई थी कि अ सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय 1, 2, 3। Find electrical field intensity due to this source charge that is 2744 नैनो कूलम एट अ पॉइंट जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है पोजीशन वेक्टर की 5, 8, 15, ठीक है। अब सवाल को करते हैं, फिर मैं आपको इसकी वेरिएशन भी बताऊंगा। अब देखो भाई, सबसे पहले अपना ना आप पोजीशन वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर लो। पोजीशन वेक्टर क्या है, इनिशियल से फाइनल तक का सफर का एड्रेस, ठीक है। इनिशियल आपका हमेशा वो है जहां चार्ज रखा हुआ है, फाइनल वो है जहां पे ई निकालना है। तो भाई इधर ई निकालना है, यहां चार्ज रखा हुआ है, बोला ठीक है। तो ये हो गया जनाब मेरा पोजीशन वेक्टर, बोला सही है सर। और इस पोजीशन वेक्टर को मैं RAB कह देता हूं, बोला ठीक है सर। कैसे निकालूंगा मैं इसको, RB माइनस RA करके, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे, बोला ठीक है सर। फाइनल आपके पास क्या है यहाँ पे, आपने बोला सर फाइनल वेक्टर है 5i कैप प्लस का 8j कैप, यानी कि RB वेक्टर क्या है 8j कैप प्लस का 15k कैप, बोला सही है। माइनस इनिशियल वेक्टर आपके पास क्या है 1i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, बोला सही है सर। माइनस करो अब जरा, 5 में से 1 निकाला तो क्या आ गया 4i कैप, 8 में से 2 निकाला क्योंकि माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 8 में से 2 निकाला 6j कैप, फिर 15 में से 3 निकाला तो 12
के कैप। बोला सही है सर। अब अगर मैं इसी का मैग्नीट्यूड यहां पे कंसीडर करता हूं तो आर बी माइनस आर ए का जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा, मैग्नीट्यूड क्या मतलब इस पोजीशन वेक्टर का मॉड, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस फ्रॉम दिस ए पॉइंट, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का मुझे डिस्टेंस मिल रहा है, एक तरह से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का मुझे ये एक तरह से डिस्टेंस मिल रहा है। तो डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बोला सर ऐसे ही होगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144, सही है। 144 में 36 ऐड किया तो 150 और 180 में 16 ऐड किया तो 196, ये आ गया आपके पास 196। सिंप्लीफाई करोगे आंसर आपको क्या दे देता है 14। अगर मीटर में सारे डिस्टेंसेस तो इसका मतलब यहां से यहां तक 14 मीटर है, जो भी है वरना यूनिट, ठीक है। यूजुअली दिया हुआ नहीं होता तो हमने इसको मार्क कर लिया कि ये अपने पास क्या है 14 यूनिट्स है। बोला ठीक है सर, चलें आगे। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब जरा यहां पे ना गौर व फिक्र करके सुनो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, टेस्ट चार्ज की मदद से। भाई अगर मैं इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, सोर्स चार्ज आपको गिवन पॉजिटिव है। अगर मैं यहां टेस्ट चार्ज रखता हूं तो वो ऐसे अवे जाएगा या टूवर्ड्स जाएगा, बोलेगा सर अवे जाएगा। इसका मतलब जो डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी आएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की। और यही पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अवे होती है या वही डायरेक्शन होती है जो किसकी होती है, पोजीशन वेक्टर की आती है, जो हम निकाल भी सकते हैं। बोला ठीक है, चलें आगे। ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई की वैल्यू है जनाब के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो आपका पोजीशन वेक्टर था डिवाइडेड बाय इस पोजीशन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड था। वरना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर बी माइनस का आर ए अपॉन में आर बी माइनस का आर ए का मॉड। बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है, हम सब कुछ सॉल्व कर चुके। के की जगह आएगा 9 × 10 पावर 9, क्यू की जगह क्या आएगा भाई, ये गिवन है, पुट कर दो जाके 2744 नैनो कूलम गोया के 10 पावर -9 अपॉन में आर क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो हमने यहां कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, कितना आ रहा है 14 यूनिट्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर गोया मैंने लिख दिया 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आर बी माइनस आर ए का वेक्टर कितना है, ये ना 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 12k कैप। बोला सही है। अपॉन में आर बी माइनस आर ए का मॉड, आर बी माइनस आर ए का मॉड कितना आया भाई साहब 14 आया। बोला सही है सर। सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 14 का क्यूब ये लिखा हुआ है 2744, आप चेक कर लेना। 10 पावर 9 से 10 पावर -9 आपका मर गया। बोला ठीक है सर। ये आया 9 × 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस का 12k कैप। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। इसको मैंने लिखा 9 × 4i कैप प्लस का 6j कैप प्लस का 12k कैप, ब्रैकेट के अंदर भेजा 4 9 होता है 36i कैप प्लस 9 6 होता है जनाबे वाला 54j कैप प्लस 12 9 होता है जनाब 108k कैप। बोला सही है सर। ये बात भी हमें समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है, सही है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी सवाल में अगर आपको यहां पे ये नेगेटिव चार्ज दे दिया जाता, फिर आप क्या करते सोचो, फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती वो अलोंग द पोजीशन वेक्टर इसी डायरेक्शन में नहीं होती, वो इस डायरेक्शन में ऐसे होती। क्यों भाई, यहां टेस्ट चार्ज रखता और यहां नेगेटिव सोर्स चार्ज है, तो ये नेगेटिव सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाता, वो ये डायरेक्शन होती। फिर क्या करते आप, बोलते भाई यहां पे ये जो आपका है ना, इस पूरी चीज को आप एक -1 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि माइनस आर कैप होता है ना भाई, फिर माइनस आर कैप होता है। माइनस आर कैप क्या बता रहा है, ये जो आर कैप है ये है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, माइनस आर कैप बता रहा है उसका रिवर्स है। तो अगर यहां नेगेटिव सोर्स चार्ज है तो माइनस आर कैप क्या होगा, आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी। क्लियर है। अब आप गौर से देखोगे तो आपको आपकी स्क्रीन पर 2 डिफरेंट क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे जो कि पंजाब बोर्ड की इस साल की किताब में मौजूद है। पंजाब बोर्ड की अभी इस साल पुरानी किताब चल रही है, अगले साल नई किताब आ जाएगी क्लास 12 की, तो उसमें मुझे नहीं पता कि वो क्वेश्चन होंगे ये वाले या नहीं होंगे, लेकिन आपको ये 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं जिनसे इंस्पायर होकर ये क्वेश्चन प्यास में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करने, साथ में आपको वहां पर इसका आंसर भी लिखा हुआ दिया हुआ है जो कि आपने लाजमी देखना है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। द गुड न्यूज इज, अगर आपको कूलम्स लॉ वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्लियर है तो 100% आइडेंटिकल चीजें यहां पे चलेंगी, सही है। एंड द बैड न्यूज इज कि अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलो देखो, अब आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। मान लो यहां पे हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया। बोला ठीक है सर।
यहां पे एक कोई चार्ज है, बोला ठीक है सर Q1, ये रखा हुआ यहां चार्ज, और यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर है, इसको मैंने R1 का नाम दे दिया। यहां कोई चार्ज है भाई साहब Q2 ऐसे रखा हुआ है, और इधर से इधर तक का जो पोजीशन वेक्टर है इसको मैंने R2 का नाम दे दिया। यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q3, और इधर से इधर तक का जो पोजीशन वेक्टर है उसको मैंने R3 का नाम दे दिया। यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q4, और इधर से इधर तक के पोजीशन वेक्टर को मैंने R4 का नाम दे दिया। ऐसे यहां पे कोई और चार्ज रखा हुआ है, इसको मैंने कहा NH चार्ज, कोई NH चार्ज है, इसकी वजह से मतलब इसके पोजीशन वेक्टर को मैंने यहां पे नाम दे दिया Rn का। ये तो अब हम पढ़ चुके हैं ना, पोजीशन वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। जहां पर चार्ज रखा हुआ है वहां पर टेल होती है, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है वहां पर हेड होता है। बोला ठीक है सर। अब ये जो पूरा का पूरा मेरे पास कहानी है ना, ये जो पूरी चीज है, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या नाम देते हैं? सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हम क्या करने लगे, अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने लगे हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्या मतलब सर? भाई पहले आप ये कहते थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम कह रहे थे भाई मान लो यहां एक चार्ज रखा हुआ है Q, इससे कुछ फासले के ऊपर एक पॉइंट है, यहां पे बताओ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही तो कर रहे थे। अब हमने बोला कि भाई साहब एक चार्ज नहीं है, एक चार्ज का मजाक बहुत हो गया। अब यहां पे n नंबर ऑफ चार्जेस है, यानी कि देयर आर डिफरेंट चार्जेस, लेकिन डिस्क्रीट चार्जेस है। डिस्क्रीट बोले तो अलग अलग अलग, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयर आर n नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्क्रीट चार्जेस। ठीक है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या मतलब? भाई देखो ये एक पॉइंट है, इससे कुछ फासले पर है। बोला सर है। इस पॉइंट पर Q1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी कुछ? बोला सर होगी, E1 मान लो। भाई KQ1/R1 स्क्वायर से होगी ना? होगी, बिल्कुल होगी। सिमिलरली इसकी वजह से भी होगी, उसको E2 मान लो, KQ2/R2 स्क्वायर, इसकी वजह से भी होगी, सबकी वजह से होगी। तो अगर आपको यहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर सम होगी, वो वेक्टर सम होगी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यानी कि जितने भी चार्जेस हैं इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उनका वेक्टर सम होगी। क्या मतलब सर? देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। बोला सर है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। बोला सर है। इसका मतलब इस पॉइंट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने कह दिया क्या है, वो हमने कहा E1 है। इसकी वजह से जो है उसको हमने कहा वो क्या है भाई, E2 है। दूसरे की वजह से E3। तो आप इन सबको जोड़ोगे, और जोड़ोगे कैसे? आप इनका वेक्टर सम करोगे। आप इनका वेक्टर सम करोगे। क्या करोगे? वेक्टर सम करोगे, स्केलर सम नहीं करोगे। स्केलर सम और वेक्टर सम में क्या फर्क होता है? वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, थीटा इन्वॉल्व होता है। स्केलर में डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, थीटा इन्वॉल्व नहीं होता। क्या मतलब सर? एक नंबर है 3, एक नंबर है 4, इनको जोड़ने पे आंसर आता है 7, दैट इज स्केलर सम। अगर एक फोर्स है 3 न्यूटन की, एक फोर्स है 4 न्यूटन की, इनको अगर आप जोड़ते हो, ये वेक्टर्स हैं, तो आंसर 1 न्यूटन भी आ सकता है, आंसर 7 न्यूटन भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1.5 भी आ सकता है, 1.8 भी आ सकता है, 3.2 भी आ सकता है, 4.9 भी आ सकता है। 1 से लेके 7 तक 3 और 4 को जोड़ने पर आंसर आ सकता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं फिर आपको एक डिस्क्लेमर यहां दे देता हूं, अगर आपका कूलम्स लॉ का ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वेक्टर एडिशन वाला चीजों को लेकर, तो बराए मेहरबानी आगे ना देखो। वॉच टाइम बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आपको समझने में दुश्वारी रहेगी। जिसके अंदर हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन भी डिस्कस किया था, कोसाइन साइन रूल भी डिस्कस किया था। बोला ठीक है सर। तो जनाब इनको आप वेक्टर सम करते हो, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे आपने वहां पे पढ़ा था कि अगर एक यहां पे कोई चार्ज रखा है और यहां पे डिफरेंट चार्जेस है, तो इन सारे चार्जेस की वजह से इस एक बेचारे रखे हुए चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दिस इंडिविजुअल चार्ज हुआ करती थी। यहां भी तो वही चल रहा है कॉन्सेप्ट। सोचो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चुना सा टेस्ट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब आपको पता चल गया कि ये एक पॉइंट है जो कि इन सारे चार्जेस की इलेक्ट्रिकल फील्ड में मौजूद है। बोला ठीक है सर। अब देखो मैं आपको रिलेट करा रहा हूं कूलम्स लॉ से इसको। ये एक पॉइंट है ए, यहां पे आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया। बोला सर रख दिया। ये टेस्ट चार्ज इस Q1 चार्ज की फील्ड में है, इसकी फील्ड में भी 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 है।
अब ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसके ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो जिस चीज को आप कह रहे हो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, वो बेसिकली क्या है, आप बोल रहे हो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज एट दिस पॉइंट। और ये नेट फोर्स आप कैसे निकालते थे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। ये तो करते थे, और क्या करते थे आप, ये वही काम दोबारा कर रहे हैं भाई, कोई नया काम नहीं हो रहा। आपने टेस्ट चार्ज यहां रखा, उस टेस्ट चार्ज पे ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी सब लगा रहे फोर्स। आपने कहा ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर जितनी नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, that net force per unit test charge is basically the net electrical field intensity at this point। सही है। अब वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड भी यूज कर सकते हैं और हम कोसाइन साइन रूल भी यूज कर सकते हैं। फिर हमें यह भी पता है कि कोसाइन रूल के अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करके जब रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह का होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, वेयर थीटा इज द म्यूचुअल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसका हमने डायरेक्शन निकालना भी सीखा था साइन रूल से। सही है। और जो हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड था उससे भी सीखा था, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन आर एक्स मॉड का। फिर क्वाड्रेंट लोकेट करना भी सीखा था। क्वाड्रेंट के फॉर्मूले भी पढ़े थे। पहले क्वाड्रेंट है तो अल्फा थीटा बराबर होता है, दूसरा क्वाड्रेंट है तो आप बोलते थे 180 डिग्री माइनस अल्फा इज थीटा, तीसरे में 180 प्लस अल्फा होता था, आखिरी वाले क्वाड्रेंट में जो आपका 360 था या 2 पाई था, 360 में से आप अल्फा निकालते थे तो वो थीटा होता था। ये सारी बात हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इतने हिस्से को कॉपी कर लो और दो सवाल की तरफ चलते हैं जिससे हम इसको समेटेंगे। इसके ऊपर मैं बहुत तेज इसलिए जा रहा हूं कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारा टाइम कूलम्स लॉ में स्पेंड कर चुका हूं। अब देखो मेरे बच्चे, ये मैंने आपके सामने सिंपल से 2 क्वेश्चन लिखे हैं अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम किस तरह से निकालते हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए। देन इसके बाद मैं आपके पास एक पास पेपर का क्वेश्चन लिखूंगा। ठीक है, देखो आपको कह रहे हैं कि यार ये जो मिड पॉइंट है ना, पहले सवाल में भी और दूसरे सवाल में भी, इस मिड पॉइंट के ऊपर यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। बोला ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी को निकालने का तरीकाकार क्या होता है वो जरा सीखिएगा। मान लो आपको ये इस तरीके से मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे आपको दिया हुआ है कि आपके पास चार्ज है +9 माइक्रोकूलम, यहां पे आपका चार्ज है -6 माइक्रोकूलम। बोला ठीक है सर। और ये अगर मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट का मायना ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक आपका डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक भी आपका डिस्टेंस कितना है भाई साहब 30 सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चे, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या है कि आप उस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दो। भाई मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैंने यहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। बोला ठीक है। अब आप डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का। देखो इस पॉइंट पर इस चार्ज को मैं कह देता हूं मिसाल के तौर पे Q1, इस चार्ज को मैं कहता हूं मिसाल के तौर पे Q2। आप देखो चार्ज नंबर 1 की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। चार्ज 1 कैसा है, पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज तो हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो चार्ज 1 क्या चाहेगा कि टेस्ट चार्ज 1 की तरफ आए या चार्ज 1 से दूर जाए। देखो चार्ज 1 पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो गोया चार्ज 1 इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, अपने से दूर भेजेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई E1 की, यानी कि इस पॉइंट पे E1 मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज 1 की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब यही काम यहां देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपने पास बुलाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा। गोया कि ये डायरेक्शन हो गई किसकी मेरे बच्चे, ये डायरेक्शन हो गई E2 की। फिर सुनो, पहला स्टेप क्या है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, कि आपने जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, उस पॉइंट पर आप एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। अब देखो ये चार्ज 1 क्या कर रहा है और चार्ज 2 क्या कर रहा है, इसकी मदद से आपने E1 E2 का डायरेक्शन निकाल लिया, खत्म, सवाल हो चुका। अब देखो अगर आपको E1 कैलकुलेट करना है, E1 की वैल्यू क्या है, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K कितना है 9 × 10 पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, साइन नहीं कंसीडर करते, 9 × 10 पावर -6, क्योंकि 9 माइक्रो कूलम था, माइक्रो इज 10 पावर -6 अपॉन में R स्क्वायर। ये R क्या है,
जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वहां से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मैं इस चार्ज की निकाल रहा हूं और यहां तक के लिए निकाल रहा हूं, इस पॉइंट पे निकाल रहा हूं, तो 30 सेंटीमीटर। गोया कि हो गया 30 इंटू 10⁻²। भाई 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 100 ऊपर आएगा तो 10⁻² हो गया और ऊपर आ गया ये स्क्वायर। बोला ठीक है। सॉल्व आपने किया तो ये हो गया 9 इंटू 9, 9 में से 6 गया 10⁻9 और 10⁻6, तो क्या हो गया 10⁻3। बोला सही, अपॉन में ये हो गया 3 इंटू 10⁻1, स्क्वायर किया आपने तो हो गया 9 इंटू 10⁻²। भाई देखो 30 इंटू 10⁻² हो गया आपके पास 3 इंटू 10⁻1, स्क्वायरिंग करी तो 9 इंटू 10⁻² हो गया। ये 9 से 9 मर गया, इसको आप नीचे से ऊपर ले जाते हो तो क्या बनता है ये बनता है जनाब 9 इंटू 10⁵। भाई ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 10⁻3 + 2 कितना हो गया 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। अब आपसे अगर पूछा जाए कि भाई मुझे बता रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो बहुत सिंपल है। देखो E1 इधर है, E2 भी इधर है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपके पास इसी डायरेक्शन में होगी। आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने कैलकुलेट करी है दैट इज 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स -6 माइक्रो कूलम चार्ज या अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको अगर आप इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो भाई। आप बोलोगे ई नेट की, अच्छा सॉरी देखो अभी मैंने सिर्फ E1 निकाला है, अभी तक मैंने E नेट कैलकुलेट नहीं किया, आई एम वेरी सॉरी। ये तो अभी हमारा सिर्फ क्या आया है E1 आया है, E2 अब तक हमारे पास नहीं आया। अब E2 भी पहले कैलकुलेट करते हैं भाई। देखो E2 कैसे आएगा भाई, KQ2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। बोला ठीक है सर, K कितना है 9 इंटू 10⁻9 और Q2 ये रहा। साइन आप नहीं प्लेस करते, साइन से आपको सिर्फ ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज है या टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है, वो हमने वैसे ही बना लिया। देखो ये पॉजिटिव था तो इसके लिए अवे आ रही है, ये नेगेटिव था तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड टुवर्ड्स आ रही है। ठीक है, ठीक है 9 इंटू 10⁻9 आ गया, बोला सही है। और Q2 कितना है 6 माइक्रो कूलम, 6 इंटू 10⁻6 अपॉन में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना लिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो वही 30 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, वो या 3 इंटू 10⁻1 का ऊपर आ गया स्क्वायर। बस सही है। आपने लिखा है यहाँ पे 9 इंटू 6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2। बड़ा सही है। ये 9 से 9 आपका मर गया, 9 में से 6 निकाला 3 बचा, ये 2 ऊपर जाएगा तो जुड़ के वापस 5 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, ये 2 ऊपर गया तो 3 + 2 5 हो गया। तो आपने बोला भाई 6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब देखो ये आपके पास आया E1, यानी कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट चार्ज ये आ रही है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड चार्ज E2 इस वाले चार्ज की वजह से वो ये आ रही है। बोला ठीक है। अब आपने इस पॉइंट पे क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आपको E1 और E2 को वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम करने के 2 अलग अलग तरीके हम पढ़ के आ चुके हैं, मैं उसमें से सबसे आसान वाला तरीका यूज कर रहा हूं, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। अगर आपसे पूछा जाए E1 और E2 के दरमियान में एंगल कितना है, तो आप देखोगे E1 भी राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है, E2 भी राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है, तो दोनों के दरमियान में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। और हमें यह बात पता है कि जब थीटा 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाता है a + b, ये वहीं से ड्राइव हुआ है √a² + b² + 2ab cos थीटा से। आप थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करना, सिंप्लीफाई करना, यही रिजल्ट आ जाएगा। तो गोया कि आप बोलोगे इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर, वो कैसे आएगी, आप इन दोनों को जोड़ लोगे, यानी कि E1 + E2, तो 9 इंटू 10⁵ प्लस का 6 इंटू 10⁵। अगर मैं यहां से 10⁵ कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आता है 9 + का 6, गोया के बनेगा 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ये है नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। अगर मैं आपसे पूछूं भाई नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता दो जरा, तो भाई देखो E1 भी यहीं पर है, E2 भी यहीं पर है, तो जब दोनों राइट साइड पर है तो ये भी राइट साइड पर होगा। आप बोलोगे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या लिखोगे टुवर्ड्स -6 माइक्रो कूलम चार्ज, टुवर्ड्स -6 माइक्रो कूलम चार्ज इस डायरेक्शन के अलोंग है। बोला ठीक है सर, इस डायरेक्शन के अलोंग है, यहां पे इसके अलोंग है। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आती है कि इसके अलोंग है। वरना आप इसको इन टर्म्स ऑफ आई जे के भी लिख सकते हो। आप बोलो भाई जो आपके पास नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो 15 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और साथ में क्या लिखोगे आई कैप आ रही है। आई कैप मतलब अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया, सेट है।
चलो जल्दी से छाप लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं ताकि उससे हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लें। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे सामने जो अगला सवाल है वो भी आपको यही कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, इस मिड पॉइंट पे यू आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। बोला ठीक है सर, निकालो जरा। यहां पे मैं इसी फिगर को रीड्रॉ कर रहा हूं। बोला ठीक है सर, रीड्रॉ कर लो। यहां पे मेरे पास एक चार्ज है +9 माइक्रोकूलम का, इसको मैंने कह दिया जनाब Q1। यहां पे मेरे पास एक चार्ज है +6 माइक्रोकूलम का, इसको मैंने कह दिया जनाबे वाला, भाई यहां को ब्रैकेट लगा दिए, इसको मैंने कह दिया जनाबे वाला क्या, Q2 वाला। बोला ठीक है सर, ये मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना रहेगा, 30 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोला ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। आगे चलें, मजीद बताएं। अब आपको मैंने क्या सिखाया था कि भाई साहब आपने जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख लो। तो भाई रख लेते टेस्ट चार्ज एक, ये रहा। अब देखो टेस्ट चार्ज का क्या बिहेवियर है ड्यू टू इंडिविजुअल इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटीज। ठीक है, देखो ये Q1 कैसा है, पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज हमेशा ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये Q1 इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? तो जवाब है कि ये Q1 इसे क्या करेगा, ऐसे करके रिपेल करेगा। भाई आपका ये जो Q1 है ये क्या चाहेगा कि टेस्ट चार्ज दूर जाए, Q1 से दूर जाए, टेस्ट चार्ज Q0 को दूर भगाएगा। बोला ठीक है। Q2 क्या करेगा भाई, Q2 भी रिपेल करेगा, Q2 भी रिपेल करेगा। भाई Q2 भी क्या चाहेगा कि ये दूर जाए, गोया कि ऐसे करेगा। यानी कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2 का डायरेक्शन। क्यों भाई, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या चाहेगा कि Q0 इससे दूर जाए। बोला ठीक है। अब आपने वापस E1 कैलकुलेट किया। E1 आप कैलकुलेट करोगे, सेम फॉर्मूला 9 × 10 पावर 9, और वैल्यू कितनी है 9 × 10 पावर -6 अपॉन में ये डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, गोया 3 × 10 पावर -1 ऊपर स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 9 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर। सिमिलरली आप E2 निकालोगे और वैल्यूज वही हैं, K यानी कि 9 × 10 पावर 9, Q2 कितना है, गोया कि 6 माइक्रोकूलम, गोया 6 × 10 पावर -6 अपॉन में R स्क्वायर। ये कितना है 30 सेंटीमीटर, गोया कि 3 × 10 पावर -1 और ऊपर क्या आ गया भाई साहब, स्क्वायर आ गया। सही है। सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 6 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। बोला ठीक है सर, समझ में आया। अब आप गौर से देखो, E1 का ये डायरेक्शन है, E2 का ये डायरेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों वेक्टर्स के दरमियान में आपको थीटा कितना नजर आ रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई थीटा बिटवीन E1 एंड E2 आपको कितना नजर आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये थीटा आपके पास है 180 डिग्री। क्यों सर? क्योंकि एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। आप जब टेल जोड़ोगे तो दरमियान का एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। और अगेन आप फॉर्मूला वही यूज करोगे मैग्नीट्यूड वाला, R = √a² + b² + 2ab cos थीटा। जब आप थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करोगे तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के अंदर हम क्या करते हैं, a - b कर रहे होते हैं रिजल्ट निकालने के लिए। अब जब आप यहां पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जाओगे, आप बोलोगे E नेट बराबर हो जाएगा किसके, E1 - E2। बड़े में से आप छोटे को माइनस कर दोगे, बड़ा यहां पे यही है और छोटा ये रहा। तो आप बोलोगे जनाब 9 × 10 पावर 5 माइनस का 6 × 10 की पावर 5। अगर मैं यहां से 10 पावर 5 को कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में आता है 9 माइनस का 6, गोया कि आंसर आया 3 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इस केस में ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है मिड पॉइंट पर। अब अगर आपसे पूछे कोई डायरेक्शन बताओ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का, तो क्या करेंगे, आप बोलोगे देखो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं भाई, इस डब्बे पे फोर्स लग रही है इधर से भी और इधर से भी, ये कहां जाएगा, जहां पे ज्यादा फोर्स है। तो सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जिसका इन दोनों में बड़ी वैल्यू है। आप देखो E1 की वैल्यू कितनी आई है 9 × 10 पावर 5, E2 की कितनी आई है 6 × 10 पावर 5। तो आप बोलोगे E2 का मैग्नीट्यूड कम है और E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो डायरेक्शन E1 का है वही रिजल्टेंट का होगा, गोया कि ये डायरेक्शन होगा E नेट का, ये डायरेक्शन है। गोया कि आप बोलोगे E नेट कितना आया, आप बोलोगे सर E नेट आया 3 × 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या 3 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स +6 माइक्रो कूलम चार्ज। इसको फील करो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ टेस्ट चार्ज। तो इस पॉइंट पर ये इधर से फोर्स लगा रहा है 9 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम की, ये इधर से फोर्स लगा रहा है 6 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम की। तो नेट फोर्स कितनी है, इस 6 ने इस 9 को काटा तो बचा कितना 3 × 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया हमारे पास।
क्लियर है? कॉपी कर लो। अब इसका हम एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने एक सवाल पूछा गया। ये सवाल एक टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल्स के अंदर भी मौजूद है और ये सेम क्वेश्चन आगा खान यूनिवर्सिटी की 2021 के पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। सवाल कहता है चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, हुज डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो इसको। आपको कह रहा है ऐसे करके मेरे बच्चे आपके पास एक कोई स्क्वायर है। बोला ठीक है सर, स्क्वायर कोई ऐसी साइड होती है जिसकी सारी जो साइड्स होती हैं वो एक बराबर लेंथ की होती है। बोला ठीक है, और आपके पास यहां पे कोई ये डायगोनल है। बोला ठीक है सर, ऐसे डायगोनल क्या होता है भाई? जो ओपोजिट साइड्स को ज्वाइन कर रहा होता है, या ओपोजिट वर्टिसेस को या ओपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहा होता है। ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया, ये एक डायगोनल हो गया। जो लेंथ इस डायगोनल की होगी वही लेंथ इस डायगोनल की होगी। कह रहे चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम आर प्लेस एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। कोई से भी 3 कॉर्नर्स पे आप चार्जेस रख सकते हो। तो भाई मिसाल के तौर पर मैंने चार्ज को यहां रखा, यहां रखा और यहां रखा। आपकी मर्जी थी आप यहां रख देते, आपकी मर्जी थी आप यहां रख दो, या कहीं भी जहां आपका दिल करे। मान लो इसको मैंने कह दिया ए, इसे मैंने कह दिया बी, इसे मैंने कह दिया सी, इसे मैंने कह दिया डी, मेरी मर्जी। ठीक है, बोलो ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलिएगा और मजीद बताइए हमें। ठीक है, मजीद अब समझने की तरफ जाते हैं। जब मेरे बच्चे अब हम इसको मजीद समझने की तरफ जाते हैं तो आपको कह रहा क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। आपको कह रहा है इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। आपको इस डायगोनल की जो लंबाई दी हुई है ना भाई, ये जो लंबाई है ये कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर दी हुई है ये। ठीक है, इस डायगोनल की लंबाई आपको दी हुई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। क्या करेंगे भाई? सिंपल है, जिस पॉइंट पर आपने, गौर से सुनना, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे हम क्या करते थे? एक टेस्ट चार्ज रखते थे। मान लो मैं इसको दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूं, दोबारा से मैंने इसको ड्रॉ किया। बोला ठीक है सर, ये आया। बोला ठीक है सर, ये ड्रॉ कर दिया आपने। अब मुझे डायगोनल का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मैंने वहां पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया। ठीक है, अब मेरा जो सोर्स चार्ज है वो कहां पे है? एक मेरे पास +3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर है, एक मेरे पास +3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर है, एक मेरे पास +3 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर है। इसको मैंने कह दिया मान लो Q1, इसको मैंने कह दिया मान लो Q2, इसको मैंने कह दिया मान लो Q3, और सारे पॉजिटिव हैं। अब बारी बारी जरा डायरेक्शन निकालो। देखो ये जो Q1 चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट के रिपेल। भाई टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ये Q1 चार्ज भी कैसा है? पॉजिटिव है। गोया इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। ये Q1 चाहेगा ये टेस्ट चार्ज इससे दूर जाए, टेस्ट चार्ज इससे दूर जाए। तो गोया ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसका? ये आ गया आपके पास E1 का डायरेक्शन। भाई ऐसे चाहेगा ना, दूर जाए। बोला ठीक है सर। ये Q3 क्या चाहेगा? Q3 कैसा है? ये भी पॉजिटिव है। बोले सर बिल्कुल पॉजिटिव है। Q3 चाहेगा Q0 इससे दूर जाए, किससे? Q3 से। क्यों? क्यों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। भाई टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा टेस्ट चार्ज इस Q3 से दूर जाए, गोया कि ये इसे रिपेल करेगा। गोया ये आ गया आपके पास डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आ गया। ये किसका डायरेक्शन आया? ये आया आपके पास E3 का डायरेक्शन। क्या आपको E1, अभी मैंने E2 की बात नहीं करी, क्या आपको E1 और E3 एंटी पैरेलल नजर आ रहे हैं? मुझे तो आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जब आप रिजल्टेंट निकालोगे E1 का और E3 का, वो ऐसे करके निकालोगे, E1 - E3 करके। क्यों? एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, थीटा 180 डिग्री है। R = √a² + b² + 2ab cos थीटा में जब आप थीटा की जगह 180 पुट करते हो तो R = a - b आता है, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। और साइन डायरेक्शन जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की होती है वो उस डायरेक्शन में आती है जो कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू रखता है। तो अब देखते हैं इन दोनों को माइनस करके बचता क्या है। कैलकुलेट करो जरा। अगर आप E1 को कैलकुलेट करते हो तो E1 क्या हो जाएगा? K × Q1। Q1 कितना है? 3 माइक्रोकूलम, गोया 3 × 10⁻⁻6 अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यों सर? भाई R से क्या मुराद है? E = KQ/R² में R क्या होता है? R से मुराद है मेरे बच्चे जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है वहां से लेके जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस चाहिए आपको। ये पूरा डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर गिवन है। देखो सवाल में कहा है
आपके पास जो डायगोनल है वो 6 सेंटीमीटर का है, तो ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। गोया कि ये हो गया आपका 3 × 10⁻² का स्क्वायर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जरा E3 कैलकुलेट करो। E3 का फॉर्मूला क्या है, K × Q, Q यही है 3 × 10⁻⁶ अपॉन में R²। R ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना R, भाई वैल्यू तो यही वाली है ना Q3 की, ये वैल्यू लिखती, और R ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी, वो है कि 3 × 10⁻² का स्क्वायर। अब गौर से देखो कि आपको ये नजर नहीं आ रहा कि E1 और E3 का मैग्नीट्यूड एक बराबर है। बोला सर एक बराबर है, देखो जो ये आ रहा है वो ये आ रहा है। इसका मतलब आपके पास E1 E3 को जब आप कैंसिल करोगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाएगी। तो हम खुशी खुशी आंसर क्या लगाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल क्या हो गई 0, और गलत हो जाएगा आंसर। क्यों भाई, इसको और इसको तो सॉल्व कर लिया, लेकिन ये भी तो बच गया। इसको क्या किया, ये बचा हुआ है अभी हमारे पास, पॉइंट समझ में आ रहा है, ये अभी भी हमारे पास क्या है, बचा हुआ है। तो अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी निकालो। देखो ये और ये इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, गोया E1 की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी, E3 की वजह से नहीं होगी। वैसे समझ लो एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर नीचे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, ऊपर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, यहां फोर्स लग रही है 8 न्यूटन। बॉडी जो एक्सेलरेट करेगी वो किस फोर्स की वजह से करेगी, भाई जाहिर है इसकी वजह से करेगी ना, ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो इस पॉइंट पर ये और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैंसिल हो गई, सिर्फ एक ये वाली बची है, ये पॉजिटिव है, तो इस टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। वो ये डायरेक्शन आएगा, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आएगा। बोला ठीक है सर ये डायरेक्शन आएगा, आगे चले मजीद बताएं। ठीक है सर ये डायरेक्शन आएगा, और इसके अंदर अगर कैलकुलेट करना हो तो आप बोलोगे भाई E2 इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज नंबर 2 क्या हो जाएगी, K यानी कि 9×10⁹, और इस Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 10⁻⁶ अपॉन R²। यहाँ से यहाँ तक कितना है 3 सेंटीमीटर, गोया कि 3 × 10⁻² का स्क्वायर। सॉल्व करना है, बाकी सारा काम हो गया। 9 × 3 एज इट इज आया, 9 में से 6 गया, यहाँ पे आपके पास बच गया 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर होता है 9, 10⁻² का स्क्वायर होता है 10⁻⁴। 9 से 9 मर गया, ये 10⁻⁴ को जब मैं ऊपर जाऊंगा तो इनके बाद +4 हो जाएगा, +4 + 3 कितना होता है 10⁻7 हो जाता है। तो ये बन गया 3 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। अब डायरेक्शन कैसे लिखोगे इसकी, आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल कितनी आई है 3 × 10�व न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स द कॉर्नर वेयर चार्ज इज नॉट प्लेस्ड। ये मैंने ये इसलिए नहीं बोला कि डी की तरफ होगी डायरेक्शन, क्योंकि हो सकता है आप में से कोई ये हरकत करे कि चार्ज यहां रख दे, तो फिर ये वाला चार्ज इसको मार देगा, इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इसे मार देगी, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे होगी। तो 3 × 10�7 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स द कॉर्नर वेयर नो चार्ज इज प्लेस्ड। कॉन्सेप्ट का फील आ गया, क्लियर है। इस तरह अब इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन हो सकती है। भाई मिसाल के तौर पे गौर से सुनना, मैं क्या करता, मैं आपको कहता यहां पे +3 माइक्रो कूलम है और यहां पे +6 माइक्रो कूलम है। समझिएगा जरा, यहां +3 है और यहां क्या है +6 है, तो ये वाला और ये वाला एंटी पैरेलल तो होता, लेकिन ये कैंसिल होके 0 नहीं होता। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होती और इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होती। फिर उस केस में क्या होता, उस केस में आपके पास इन दोनों की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड बच रही होती। ये बात समझ में आई भाई, इसकी वजह से ऐसे थी, इसकी वजह से ऐसे थी, आप माइनस करते लेकिन फिर वो 0 नहीं होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ज बढ़ा रखा है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ ज्यादा होती, इसकी वजह से यहाँ कम होती, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों को माइनस करके यहाँ कुछ बच रही होती, E1 - E3 करके यहाँ कुछ आ रहा होता। फिर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सही है, इनके दरमियान का यहाँ का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, वही टेल टू टेल वाले एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के फिर R = √a² + b² + 2ab cos θ कर रहे होते हैं। भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर मैं इस चार्ज को 3 रखता और इसको +6 कर देता तो फिर ये इसको मार नहीं सकता था, फिर उस केस में इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होती, इसकी कम होती, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन दोनों की वजह से यहां बचती और इसकी वजह से ऐसे होती। तो इन दोनों के दरमियान का एंगल जो होता है, ये जो आपके स्क्वायर्स होते हैं, ये जो आपका स्क्वायर होता है ना, जहन में रखना, इस स्क्वायर का जो डायगोनल का इंटरसेक्शन होता है, इसका एंगल हमेशा जहन में रखना कितना होता है 90 डिग्री का होता है। तो फिर इस केस में आप इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, जहन में रखिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलो इतने हिस्से को कॉपी कर लो, आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो आखिरी का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारा नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हमारा नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो मैंने आपको 2 डिफरेंट केसेस करके पढ़ाया था, मैं आपको उन्हीं दोनों केसेस से ना रिवाइज कराता हूं।
और फिर उसके बाद मैं आपको सवाल भी सॉल्व करा दूंगा, एक सवाल, ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो मेरे बच्चे, हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास सेम नेचर के चार्जेस हैं, सेम नेचर चार्जेस हैं या ओपोजिट नेचर चार्जेस हैं, तो ये आपके पास दो डिफरेंट केसेस बनते हैं। एक था सेम नेचर चार्जेस, एक था ओपोजिट नेचर चार्जेस। सेम नेचर चार्जेस का मतलब क्या है कि आपके पास दोनों या तो पॉजिटिव है या दोनों आपके पास क्या है, नेगेटिव, यानी कि पहला भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, या पहला भी नेगेटिव है और दूसरा भी क्या है, नेगेटिव है। ओपोजिट नेचर चार्जेस में आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ओपोजिट नेचर चार्जेस के अंदर आपके पास बन जाएगा भाई पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है और दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। यही दो क्लासिफिकेशन थी। अच्छा, इसमें हमने पढ़ा था कि भाई अगर तो आपके पास मैग्नीट्यूड सेम है और अगर तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। ये दो बातें पढ़ी थी हमने, यहां पे भी यही दो था। अगर तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर तो आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो हमने ये बात पढ़ी थी कि भाई साहब अगर आपके पास मैग्नीट्यूड, पहली बात तो हमने ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास सेम नेचर के चार्जेस हैं तो सेम नेचर वाले चार्जेस के इन बिटवीन द चार्जेस नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। इन बिटवीन द चार्जेस नल पॉइंट एग्जिस्ट करता है और आइदर साइड पे नहीं करता। आइदर साइड से क्या मुराद होती है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, भाई मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, ऐसे इनको एक लाइन ज्वाइन करती हुई जा रही है, तो यहां से लेके यहां तक का जो रीजन होता है ना, इसको आप कहते हो इन बिटवीन द चार्ज, इसको आप कहते हो आइदर साइड, इसको भी आप कहते हो आइदर साइड। तो अगर दो चार्जेस सेम नेचर की हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, या ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो इनके दरमियान में कहीं पर, मिड पॉइंट नहीं बोल रहा, दरमियान में कहीं पर नल पॉइंट होता है। लेकिन आइदर साइड पर या इधर नहीं होता। रीजन, नल पॉइंट के एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है, वही दो कंडीशन अभी भी है कि डायरेक्शन का ऑपोजिट होना और मैग्नीट्यूड का सेम होना। अगर मान लें ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो तुम यहां पे अगर खड़े होते हो, मान लो मैंने यहां टेस्ट चार्ज को रखा, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी वजह से जो फोर्स है वो भी ऐसे लग रही होगी, क्योंकि Q1 इसे रिपेल कर रहा होगा और Q2 भी इसे क्या कर रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा। चूंकि डायरेक्शन सेम है, इधर भी और इधर भी डायरेक्शन सेम है, तो यहां पे भी नल पॉइंट नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा। इन बिटवीन द चार्जेस नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। बोला ठीक है। दूसरी बात ये हमने पढ़ी थी, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी मेरा बेटा, कि अगर आपके पास ऑपोजिट नेचर चार्जेस हैं तो इसके अंदर आपके पास इन बिटवीन द चार्जेस नल पॉइंट कभी भी नहीं हो सकता। चार्जेस हमेशा कहां, मतलब नल पॉइंट हमेशा कहां होगा भाई, आइदर साइड पे होगा, यानी कि या तो Q1 के उल्टे हाथ पे होगा या Q2 के सीधे हाथ पे होगा। बोला ठीक है। अब कहां पे होता है भाई, इन बिटवीन का तो होगा, अब कहां होगा, इसमें भी इन बिटवीन होगा, इसमें भी इन बिटवीन होगा। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो बिल्कुल दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पर होगा। अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो छोटे चार्ज के नजदीक होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा। बोला ठीक है सर। यहां पे अगर ऑपोजिट नेचर चार्जेस है और इस केस के अंदर मैग्नीट्यूड सेम है तो नल पॉइंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों सर, इसकी रीजन भी बताई थी मैंने, क्योंकि अगर आप मिड पॉइंट पे जाते हो तो मिड पॉइंट पे मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन वो चूंकि इन बिटवीन द चार्ज आ रहा है तो इस केस में डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी, तो नल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नल पॉइंट के लिए दो कंडीशन का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी है। वन वॉज कि डायरेक्शंस ऑपोजिट हो, चाहे वो फोर्स की हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की हो, और दूसरा क्या था कि मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर ऑपोजिट नेचर चार्जेस हैं और मैग्नीट्यूड सेम है तो इसमें नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ना इन बिटवीन ना आइदर साइड पे। इस केस के अंदर अगर मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो होगा आइदर साइड पे, और किधर होगा भाई, छोटे चार्ज के नजदीक होगा, छोटे चार्ज के नजदीक होगा। अगेन मैं आपको यही बताऊंगा जो मैंने पहले डिस्क्लेमर दिया था कि ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से कूलम्स लॉ के अंदर ऑलरेडी कवर कर ली थी। ठीक है, इतने से को छाप लो अपने पास, तसल्ली से नोट करो, मैं आपको इसका सवाल कराता हूं। ठीक है, चलो दो सवाल करेंगे, उसी से हमें आइडिया हो जाएगा चीजों का अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये दो सवाल अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अटेम्प्ट किए थे ना भाई, यही वाले दो सवाल करेंगे ताकि हमें कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। देखो मान लो भाई साहब ये है आपका पहला चार्ज, पहला सवाल, उसमें आपको कहता है यहां पे आपके पास एक चार्ज है भाई साहब 9 माइक्रोकूलम का। मैंने बोला ठीक है सर, और जनाबे वाला यहां पे आपके पास ये +9 माइक्रोकूलम था, ये आपके पास क्या है +6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का आपको टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको कह रहा है नल पॉइंट लोकेट करो। हमें नजर आ गया कि दोनों चार्जेस कैसे हैं, सेम नेचर के हैं, सिमिलर नेचर है। सिमिलर मतलब दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस होते तब भी चलता।
आपने ये बताना है कि नल पॉइंट कहां है। तो भाई अगर दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, नल पॉइंट इनके दरमियान में कहीं भी हो सकता है और छोटे चार्ज के करीब होगा। मैंने मान लिया भाई यहां कहीं पे नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। नल पॉइंट के होने के लिए दो कंडीशन का साइमल्टेनियसली ट्रू होना जरूरी होता है। नंबर एक, डायरेक्शन ऑफ E1 एंड E2 शुड बी ऑपोजिट और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर मैं यहां टेस्ट चार्ज रखता हूं, आप करके देख लो। ये वाला जो चार्ज है इसको आपने Q2 कह दिया मान लो, और इस वाले को आपने Q1 कह दिया। ये Q2 इसे क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये से रिपेल करेगा। और ये Q1 भी इसे क्या करेगा, वो भी रिपेल करेगा। आप देख लो, आपको नजर आ रहा है कि E1 E2 का डायरेक्शन आपस में कैसा है, ऑपोजिट है। बोला ठीक है सर। Q0 यहां पे रखा हुआ है, सही है। अब अगर ये नल पॉइंट है, देखो डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गए। अगर ये नल पॉइंट है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तभी तो नल पॉइंट होगा। मैंने मान लिया यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है, और इस वाले को मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, 60 माइनस y है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई ये टोटल 60 था, इसमें से ये y निकल गया तो पीछे कितना बचा, 60 माइनस y। अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है तो क्या बन जाएगा, k Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। बोला सही है, लिखा है यहाँ पे k Q1 की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोकूलम, गोया के 9 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R1 स्क्वायर। यहां से लेके जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वहां तक का डिस्टेंस, गोया के क्या हो गया, 60 माइनस y का स्क्वायर। बोला सही है। अब k Q2, ये Q2 कितना है आपके पास, 6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये y है। बोला ठीक है सर। ये k से k आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये भी आपस में कैंसिल हो गया। इसको वहां ले जाओ, उसको यहां ले आओ। ये बन गया भाई 9 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 60 माइनस y अपॉन में आ गया y, और ऊपर आपके पास क्या आ गया, होल स्क्वायर। बोला ठीक है सर, सॉल्व करो। ये आपके पास होता है 3, मतलब 3 3 9 और 3 2 6। यहाँ आपके पास बच गया जनाब 1.5, यहाँ आपके पास हो गया 60 माइनस y डिवाइडेड बाय y। बोला ठीक है सर, और ऊपर आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूँ तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 1.5, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जनाब 60 माइनस y होल डिवाइड बाय y। अगर मैं यहाँ पे 1.5 का रूल लेता हूँ, परेशान नहीं होना, अगर आपका उसका पेपर है, ये आ रहा है 1.225, अगर आपका पेपर उसका है, उससे मुराद क्या है ये, अगर आप ई कैट एमडी कैट के किसी क्वेश्चन में देखोगे तो आपको यहाँ पे वो वैल्यूज मिलेंगी जिसको विदाउट कैलकुलेटर आप सॉल्व कर सकते हो। बोला ठीक है सर, सॉल्व करो। ये क्या आ रहा है, 1.225 आ रहा है, इस y को आप यहाँ से वहाँ ले गए, ये हो गया आपके पास 60 माइनस का y, इसको यहाँ ले आए इस वाले को, तो ये ऐड हो जाएगा 1.225y प्लस का y इज इक्वल टू 60, यानी कि y आपके पास कितना बन गया, 2.225 इज इक्वल टू 60। y कितना आ रहा है मेरे बच्चे, 60 डिवाइडेड बाय 2.225। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। इसको आप सॉल्व करोगे, आप बोलोगे भाई साहब मैंने 60 को डिवाइड कर दिया 2.225 से, आंसर आपके पास आता है 26.96 सेंटीमीटर, 26.96 सेंटीमीटर। इसको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूं, तकरीबन 27 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या पता चला, पता ये चला कि इस y की वैल्यू कितनी है, 27 सेंटीमीटर, और 60 माइनस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आप 60 में से 27 निकाल दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 33 सेंटीमीटर तकरीबन बचेगा। इसका मतलब जो ये बड़ा चार्ज है, इससे 33 सेंटीमीटर के फासले के ऊपर वो पॉइंट है कि जहां पे आपकी जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है E1 वाली और E2 वाली वो मैच कर रही है, यानी कि यहां पे नल पॉइंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करें सर, भी करते हैं। आप इस पॉइंट पर E1 की वैल्यू निकालो। E1 कैसे निकालोगे, K Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। R1 क्या रखोगे 60 माइनस y, ये डिस्टेंस कितना है 60 माइनस y, 33 नहीं रखना, 33 मैंने राउंड ऑफ करके निकाला है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 26.96 थी y की, तो अगर आप एक्चुअल वैल्यू से 60 माइनस y करोगे, 60 माइनस 26.96 करोगे तो 33.04 आंसर आएगा। तो आप ये डिस्टेंस ले लेना 33.04 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, सिंप्लीफाई करना, यहाँ पे E1 आएगा। फिर इसी पॉइंट पर E2 की वैल्यू निकालना, कैसे आएगी, K Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो आपके पास Q2 ये रहा और R2 कितना है, ये एक्चुअल वैल्यू 26.96 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करना, आप देखोगे E1 E2 का मैग्नीट्यूड आपके पास एग्जैक्टली कैसा आ रहा है, आइडेंटिकल आ रहा है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल आइडेंटिकल चलते हैं कूलम्स लॉ जैसे। तो हमने वहां मेहनत की थी, यहां हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी।
एक चीज और ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कभी भी बोला जाए, जैसे अक्सर आपका एग्जामिनर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज का ना ग्राफ भी बनवा लेता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज का जो ग्राफ है ना, वो अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, इससे पहले मैं एक चीज लिख लूं कि मैंने आपको यहां पे नल पॉइंट के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देने हैं। तो नल पॉइंट के जो क्वेश्चन है ना, उसका भी आपको होमवर्क नजर आ रहा होगा, वो आपने लास्ट भी करना है। ठीक है, एक लास्ट चीज और कर लेते हैं, वो है मेरा बेटा कि आपके पास इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और आर स्क्वायर का जो ग्राफ है, ज़हन में रखिएगा मेरा बेटा कि जो ग्राफ है, अगर मैं यहां पे ई कंसीडर करता हूं और यहां पे आर कंसीडर करता हूं, तो ये ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो जैसे जैसे आर की वैल्यू 0 हो रही होती है, यानी कि आप जितना इधर जा रहे हो आर की वैल्यू कम हो रही है, उतना आपके पास ई की वैल्यू बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो रही होती है। सर ये क्या मतलब है? मेरे प्यारे बेटे, तुम जितना सोर्स चार्ज से दूर जाते जाओगे उतना ई की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। जितना आपके पास आर बढ़ता जा रहा है, जितना आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज बढ़ता जा रहा है, उतना आपके पास ई का वैल्यू क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और जितना आप इसके करीब आते जा रहे हो, गोया कि जितना आपका आर कम होता जा रहा है, उतना आपके पास ई का वैल्यू क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यही बात तो है, आर जब कम होते हो तो 0 हो रहा होगा, आप आते आते बिल्कुल चार्ज के अंदर घुसते जा रहे हो, तो ई का वैल्यू बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट होता जा रहा है। जब आप आर बढ़ाते जा रहे हो, आप बहुत दूर जा रहे हो, तो ई का वैल्यू कम होते होते क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। देखो यहां पर यही चीज नजर आ रही है, आप जैसे जैसे चार्ज से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आपका आर बढ़ता जा रहा है, आर बढ़ते बढ़ते आपका इन्फिनिटी हो रहा है, वैसे वैसे आपका ई इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कम होते होते क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। ये आपके पास, फिर समझ लो, देखो आप सोर्स चार्ज के जितना करीब हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा है, जितना आप दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो ये तो बता रहे हैं, आर आप जितना बढ़ा रहे हो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? कि आप फील्ड से बाहर जा रहे हो। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर। ये सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक हद तक फील्ड है, उसके बाद फील्ड खत्म हो जाती है। तो आप जैसे जैसे सोर्स से बाहर जा रहे हो टुवर्ड्स द इंफिनिटी, यानी कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड, वैसे वैसे ई कम होता जा रहा है। आप बाहर जा रहे हो, ई कम हुआ, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड से बाहर गए ई का वैल्यू 0 हो गया। तो ऐसे मेरा बेटा हम क्या करते हैं? ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आप अपने पास नोट रखोगे, अपने पास नोट करोगे लाजमी। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल की बात करेंगे कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल आप कैसे डिफाइन करते हो, उसके जो 2-1 सवाल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपने कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।